नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू का 2 दिवसीय दिल्ली दौरा। नायडू ने पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े मंत्रियों से की मुलाकात। आंध्र प्रदेश के विकास को लेकर हुई चर्चा। हाथरस सत्संग भगदड़ मामले में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी। तो वहीं राहुल गांधी ने शुरू की राजनीति। भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने पहुंचे राहुल गांधी। दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में ईडी की बड़ी छापेमारी। 41 लाख रुपए जब्त। तो वहीं केजरीवाल की जमानत याचिका पर 17 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। पेरोल पर जेल से बाहर आए वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह ने ली लोकसभा सदस्य के तौर पर शपथ। भारी सुरक्षा के बीच इंजीनियर राशिद ने भी ली सांसद पद की शपथ। ब्रिटेन में ऋषि सुनक की करारी हार की जिम्मेदारी लेते हुए ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री पद से दिया इस्तीफा। पीएम मोदी ने जीत के लिए कीर स्टारमर को दी बधाई। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात चंद्रबाबू नायडू के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ी और अहम मुलाकात की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू दिल्ली के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। ये मुलाकात करीब 45 मिनट तक चली। तो वहीं पीएम मोदी से मुलाकात के बाद नायडू ने अमित शाह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह से लेकर कुछ और बड़े मंत्रियों से भी मुलाकात की। बताया जा रहा है कि नायडू ने मुलाकात कर कर्ज में डूबे प्रदेश आंध्र के लिए वित्तीय सहायता की मांग की है। साथ ही राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रस्तावों के लिए केंद्र सरकार से सहयोग भी मांगा है। लंबित पड़े कामों में तेजी लाने पर जोर भी दिया गया है। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि लंबी चौड़ी डिमांड की लिस्ट लेकर नायडू दिल्ली पहुंचे हैं, लेकिन मुलाकात के पीछे की असली वजह क्या है? देखिए, डिमांड की लिस्ट चंद्रबाबू नायडू जानते हैं कि पीएम मोदी के सामने डिमांड नहीं रख सकते, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये लोग तो पहले क्या कह रहे थे कि पीएम मोदी से बड़ा डिमांड है बिहार और आंध्र प्रदेश का कि स्पेशल स्टेटस दे दिया जाए। स्पेशल स्टेटस देने से पीएम मोदी ने साफ तौर पर मना कर दिया कि यह प्रचलन फिर से शुरू हो गया तो हर तीसरा राज्य ये मांगेगा कि हमें स्पेशल स्टेटस दो, हमारे लिए एक्स्ट्रा फंड दो। लेकिन फिर भी अगर कोऑर्डिनेशन है केंद्र और राज्य के बीच तो केंद्र सरकार यथासंभव मदद करने के लिए तैयार है। इन लोगों ने यह बात तो नहीं कही कि कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी के चमचे रेवंत रेड्डी भी आए थे दिल्ली और उन्होंने 3-4 केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत की, मुलाकात की, खट्टर साहब से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा से मुलाकात की। वो अपने डिमांड लेके नहीं आ रहे थे, रिक्वेस्ट लेके आ रहे थे। इसके बाद कुछ समय पहले सिद्धारमैया भी आए हुए थे, उन्होंने भी मुलाकात की केंद्रीय मंत्रियों से, अपने राज्य के लिए मांग की कुछ हमें भी दे दो फंड ताकि हम भी विकास कर सकें। लेकिन इन लोगों के अपने मुख्यमंत्री आते हैं तो वो डिमांड नहीं करते, रिक्वेस्ट करते हैं। और जब एनडीए का सहयोगी आएगा तो वो डिमांड की लिस्ट लेकर आएगा। चंद्रबाबू नायडू जब स्पीकर के पद के लिए डिमांड नहीं किए, जब डिप्टी स्पीकर की डिमांड नहीं की, तो फिर अब फंड की डिमांड या फिर वहां पर विशेष राज्य के दर्जे की डिमांड खारिज हो चुकी है। लेकिन डेवलपमेंट के लिए हर मिनिस्ट्री, जितनी मिनिस्ट्री है वो हर मिनिस्ट्री है, रूरल डेवलपमेंट अपने तरीके से देगी, योगदान करेगी, अर्बन डेवलपमेंट अपने तरीके से योगदान करेगी, उनको अमरावती में राजधानी को बेहतर बनाना है। तो इन सारी सुविधाओं के लिए केंद्र सरकार तो हर वो राज्य का सहयोग करने के लिए तैयार रहती है जो राज्य सरकार केंद्र के साथ कोऑपरेटिव रहती है। लेकिन अगर आप सीधे मोदी को गाली देते रहोगे, केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करोगे और फिर कॉपरेशन की बात करोगे तो यह तो संभव नहीं है। इसलिए डिमांड नहीं बल्कि रिक्वेस्ट है। अगली खबर में बात हाथरस मामले की। सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग के दौरान मची भगदड़ मामले में पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मोर्चा संभालते ही पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए भोले बाबा के 6 सेवादारों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। एसआईटी ने शुरुआती रिपोर्ट भी सौंप दी है। पर इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी राजनीति करने
पर उतर आए हैं। आज राहुल गांधी ने सबसे पहले अलीगढ़ में पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की, उसके बाद हाथरस में पीड़ित परिवार से मिले। राहुल गांधी ने कहा कि दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, मैं इसको सियासी चश्मे से नहीं देखना चाहता हूं, लेकिन प्रशासन की कमी तो है और गलतियां तो हुई ही हैं। राहुल ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को दिल खोलकर मुआवजा देना चाहिए। ये गरीब लोग हैं, इनको पैसे की काफी ज्यादा जरूरत है। अगर पैसा 1 साल बाद देंगे तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। वहां पुलिस की तरफ से व्यवस्था सही नहीं थी, ऐसा परिवार वालों ने बताया है, जो चिंता की बात है। तो वहीं बीजेपी ने कहा है कि ये राहुल गांधी का राजनीतिक पर्यटन है। क्यों राहुल गांधी राजनीति करने पर उतर आए हैं जबकि पुलिस कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ रही है? देखिए, कांग्रेस ने संत, महात्मा, मौलाना, मौलवी, पोस्टर और साथ ही ये जो पास्टर से लेकर क्रिश्चियन पादरी होते हैं, इन सब का राजनीतिकरण किया। अपने समय में इन लोगों ने क्या किया? मौलानाओं से फतवा जारी करवाया, उसका इस्तेमाल किया। ये जो तथाकथित कुछ संत हैं, कुछ मौलाना हैं, इन लोगों से अपने क्षेत्र में, अपने जगहों पर वोट मांगने के लिए इन लोगों से सेटिंग की। और उसी तरीके से जितने डेरा और जो इस तरह के समागम होते हैं, उन सब जगह पर कांग्रेस ने राजनीतिक अड्डा बना दिया। अब क्या हो गया? धीरे धीरे स्थितियां बदल गई। इन लोगों ने कांग्रेस से दूरी बनाने शुरू कर दी। अब इन लोगों का टारगेट क्या है? कांग्रेस के लोगों का टारगेट क्या है? कांग्रेस के लोगों का टारगेट हो गया है कि हिंदू आयोजनों में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो तुम इसके ऊपर ऐसे हावी हो जाओ कि अब से हिंदू प्रदर्शन ही ना हो, आयोजन ही ना हो। जैसे हाथरस की घटना हुई, बड़ी दुखद घटना है, लोगों की मौत हुई। सरकार अपने तरीके से कार्रवाई कर रही है। जो इसके लिए दोषी होगा, जिसने गलत किया है, उसको सजा मिलेगी। ये योगी से बेहतर सजा देने वाला मुख्यमंत्री अभी हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं है। जिनके राज्य में अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो सजा भुगतने वाले लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आगे से उत्तर प्रदेश में रहें या फिर कहीं और ठिकाना ढूंढ लें। लेकिन जो कांग्रेस ने किया, शुरुआत में जैसे ही ये घटना घटी, मल्लिकार्जुन खड़गे सामने आता है, अंधविश्वास उन्मूलन कानून लाना चाहिए। अंधविश्वास है ये अंधविश्वास इनको दिखता है। अगर कोई कहीं इकट्ठा होते हैं हिंदू तो अंधविश्वास हो जाता है, लेकिन इन लोगों ने कभी मदरसों की बात की, कभी मौलाना के वो जो बार बार तकरीर देता है उसकी बात की। यही कांग्रेस पार्टी जाकिर नायक से पैसा लेता था और जाकिर नायक आतंकवादियों से पैसा लेता था। उस समय इन लोगों ने क्या कहा था? जाकिर नायक के चैनल का नाम था पीस टीवी। ये कांग्रेसियों की देन थी। तो इसलिए इन लोगों का टारगेट ही रहता है हिंदुओं के खिलाफ कोई भी ऐसा हथियार मिल जाए उसका इस्तेमाल करो, और राजनीतिकरण तो ये करेगा ही। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिकल पर्यटन है, ये टूरिज्म है। राहुल गांधी अभी यहां गए हैं, फिर गुजरात जाएंगे, अभी कुछ और हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में घुस जाएंगे। लेकिन क्या राहुल गांधी की हिम्मत है कि वो बंगाल जाएं इस मुद्दे को लेकर? क्या वो पंजाब जा सकते हैं? इन जगहों पर नहीं जाएंगे, तमिलनाडु नहीं जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में जाकर ये ड्रामा नौटंकी करेंगे। यही इन लोगों की आदत बन चुकी है। जी सर, अब बात करते हैं जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की बढ़ती मुसीबतों की। शराब घोटाले के बाद अब एक और बड़े घोटाले में एक्शन तेजी से शुरू हो गया है। ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भ्रष्टाचार मामले के संबंध में दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई और हैदराबाद में कई जगहों पर छापेमारी की है। छापेमारी में नगद, कुछ दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य भी मिले हैं, जो केजरीवाल की मुसीबत बढ़ाने वाला है। साथ ही आज केजरीवाल की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई भी हुई है। मामले में सीबीआई को नोटिस जारी किया गया है और अगली सुनवाई 17 तारीख के लिए तय कर दी गई है। इसी के साथ केजरीवाल की रिहाई के लिए 150 वकीलों की फौज खड़ी हो गई है। 150 वकीलों ने सीजीआई को चिट्ठी लिख हाईकोर्ट के जज पर सवाल खड़े किए हैं। आखिर इन वकीलों ने चिट्ठी क्यों लिखी है? देखिए, ये वकील हैं कौन? बेसिकली अभी तक लोगों को यह समझ नहीं आ रहा कि राजनीति केवल पॉलिटिकल पार्टी के नेता नहीं करते, इसके अलग अलग विंग होते हैं। अगर किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में एनएसयूआई या आईसा या फिर जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कोई प्रदर्शन होता है तो लोग कहते हैं
कि ये भारतीय जनता पार्टी का छात्र युवा नेता है, ये छात्र संगठन है, या फिर ये है जो कांग्रेस का छात्र संगठन है। उसी तरीके से इन लोगों का लीगल सेल होता है और हर राजनीतिक पार्टी बार एसोसिएशन में अपना घुसपैठ किए हुए है और इसीलिए बार एसोसिएशन वाले बटे हुए हैं, वकील बटे हुए हैं। वो भी भाजपा के सपोर्टर हैं, कुछ कांग्रेस के सपोर्टर हैं। 150 वकील तो छोड़ दीजिए, ये अरविंद केजरीवाल के समर्थन में सामने आया, लेकिन इससे पहले 600 वकीलों ने लेटर लिखा था और उसमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस बात के लिए निशाना साधा था कि आप राजनीतिक दबाव में आ रहे हैं। चेहरा देखकर, सामने वाला का स्टेटस देखकर सुप्रीम कोर्ट में फैसले हो रहे हैं। उससे पहले 21 पूर्व जजों ने लेटर लिखा था। यह तो लेटर वार का समय चल रहा है। जुडिशियरी के लिए सोचने वाली बात है कि केजरीवाल जैसे भ्रष्टाचारी के समर्थन में यह वकील शब्द नहीं आना चाहिए, यह बताया जाना चाहिए। 150 लोगों ने लेटर लिखा, वकील होने के नाते नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के समर्थक होने के नाते इन लोगों ने एक लेटर लिखा है। इसी तरीके से यह अरविंद केजरीवाल, जिसकी सरकार में हर विभाग घोटालों से घिरा हुआ है, जैसे दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला देखिए, अभी ईडी की कार्रवाई शुरू हुई है। अगर इस गति से आगे चलती रही तो अगले 2 महीने में इसमें चार्जशीट दायर होगा और फिर यह दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में ही ये विभव कुमार भी नपेगा और उसके रास्ते अरविंद केजरीवाल का भी नाम आएगा, क्योंकि करोड़ों रुपया अगर आम आदमी पार्टी में हेराफेरी की जाती है तो बिना अरविंद केजरीवाल के इशारे के वहां एक कार्यकर्ता की नियुक्ति नहीं होती है। तो ये करोड़ों रुपया की हेराफेरी करने की किसकी हिम्मत है? इसलिए हर मामले में केजरीवाल ही मास्टरमाइंड है। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगली खबर की। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद कश्मीरी नेता शेख अब्दुल राशिद और असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह ने आज सांसद पद की शपथ ले ली है। दोनों आज पेरोल पर बाहर आए और संसद भवन में शपथ ली। राशिद को शपथ लेने के लिए तिहाड़ जेल से 2 घंटे की पेरोल मिली थी, तो वहीं अमृतपाल सिंह को 4 दिन की पेरोल मिली है। बता दें आपको, जेल में रहते हुए दोनों ने ही पंजाब के खंडूर साहिब और जम्मू कश्मीर के बारामूला से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव जीता था और आज शपथ प्रक्रिया जो है वो पूरी हुई है। जिस तरह से आज शपथ दिलाई गई है, ऐसे में बाकी अपराधियों का मन नहीं बढ़ेगा। देखिए, जो स्थितियां भी है और जिस तरह से अमृतपाल सिंह या इंजीनियर राशिद की जीत हुई है, ये कहा जाता है ये डेमोक्रेसी के नाम पर धब्बा है। ये लोगों के नजरिए को समझिए। 2 स्टेट के लोग हैं। अमृतपाल सिंह पंजाब के खडूर साहब से जीत के आया, वो भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है जो पाकिस्तान से बॉर्डर में लगता है, और दूसरा इंजीनियर राशिद जो बारामूला जम्मू कश्मीर से जीत कर आया है, वो भी बॉर्डर एरिया है पाकिस्तान का। उन जगहों का सांसद जिसके ऊपर आतंकवाद का आरोप लगा हुआ है, अमृतपाल सिंह के ऊपर भी आतंकवाद का आरोप है और इंजीनियर राशिद के खिलाफ भी यूएपीए के तहत मामला दर्ज है। वो भी अभी टेरर फंडिंग के मामले में ही जेल में है। मतलब पैसा देता था, टेररिस्टों को फंड दे रहा है, उसका समर्थक है और अभी जेल के अंदर है। अब इतने गंभीर आरोप होने के बावजूद ये जीता कैसे? ये मोदी विरोधियों का कुकर्म है, जिन लोगों ने ये समझा ही नहीं कि सामान्य अपराध और देशद्रोह में अंतर होता है। इन देशद्रोही आतंकवादियों को संसद जाने का रास्ता दे दिया। कल होके ये कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और कहेगा कि हम अपने लोगों के प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनकी आवाज हम ही रख सकते हैं संसद में। तो हमें तो जब तक सदन का सत्र चलेगा हमें पेरोल पर आने जाने की इजाजत दो। जैसे राहुल गांधी को सजा मिली तो वो चिल्ला चिल्ला कर कहते थे बाहर में कि देखो वायनाड के लोगों की आवाज को संसद पहुंचने नहीं दिया जा रहा। तो ये स्थितियां ऐसी हो गई है कि पंजाब और कश्मीर में ये किस मानसिकता से लोग चल रहे हैं। इसके बाद क्या वहां पर चुनाव होना चाहिए? यह बड़ा सवाल उठ रहा है कि पंजाब हो या कश्मीर हो, इन जगहों को पूरी तरह से यूनियन टेरिटरी बनाओ। जैसे कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने के बावजूद वहां विधानसभा दे दिया गया, ऐसा करना नहीं चाहिए। कुछ समय तक इन लोगों को पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तान का तुम अंग हो और तुम हिंदुस्तान के टुकड़े करने वाले लोग, इसके खिलाफ काम करने वाले लोगों को सपोर्ट में आ रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हें अभी वोट देने के योग्य नहीं हो,
तुम्हें वोट देने का अधिकार अभी होना नहीं चाहिए, इसलिए कुछ समय तक शांत रहो। जी, आज की आखिरी खबर में बात ब्रिटेन चुनाव से जुड़ी। ब्रिटेन में तख्ता पलट हो गया है और भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हार गए हैं। ब्रिटेन में हुए आम चुनाव में लेबर पार्टी की बड़ी जीत हुई है। 14 साल के बाद कंजर्वेटिव पार्टी को सत्ता से बाहर करते हुए लेबर पार्टी सरकार बना चुकी है। लेबर पार्टी ने 650 सीटों में से 400 पार के साथ 14 साल के बाद प्रचंड वापसी की है। लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। मौजूदा पीएम ऋषि सुनक ने अपनी हार भी स्वीकार कर ली। साथ ही उन्होंने कीर स्टारमर को जीत की बधाई भी दी है। पीएम मोदी ने भी नए प्रधानमंत्री को जीत की बधाई दी। साथ ही ऋषि सुनक के नेतृत्व की सराहना की और अपने कार्यकाल के दौरान भारत और ब्रिटेन के संबंधों को प्रगाढ़ करने में उनके सक्रिय योगदान के प्रति आभार भी जताया है। सर, क्या लगता है क्यों ऋषि सुनक चुनाव हार गए? देखिए, जो स्थितियां रही ब्रिटेन के अंदर, अभी ये बहुत सारे हिंदुस्तान के प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग ये जो मीडिया में आकर बातें करेंगे कि ये भारत के लिए बड़ा मुश्किल वाला दौर है, क्योंकि भारत के खिलाफ बात करने वाले एक दो नेता लेबर पार्टी के बड़े नेता माने जाते रहे हैं। जेरोम कॉर्बिन, जो कि राहुल गांधी के साथ जिसका उठना बैठना होता था, लेबर पार्टी का नेता, और उसने 2018-19 में, वही समय रहा होगा जिस समय कश्मीर को लेकर एक प्रस्ताव लाया था, जिसमें भारत के खिलाफ बात की गई थी कि कश्मीर में अल्पसंख्यकों के साथ परेशानी पैदा की जा रही है। उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ, उसकी पार्टी के अंदर ही प्रदर्शन हुआ इतना कि उसके बाद वो अगला चुनाव बुरी तरीके से हारने लगे। लेबर पार्टी की हार हुई और फिर इस बार का उसका पूरा मैनिफेस्टो देख लीजिए लेबर पार्टी का। लेबर पार्टी ने भारतीयों को मनाया, जो वहां पर भारतीय रह रहे हैं। वो उस समय 2019 में जब कॉर्बिन ने कश्मीर पर प्रस्ताव लाया था, उस समय भी विरोध किया था और उसके बाद लगातार विरोध करते रहे। लेबर पार्टी को बैकफुट पर आना पड़ा। साथ ही जो वहां पर हिंदुस्तान के सिंपैथाइजर हैं, जो चाहते हैं हिंदुस्तान के साथ बेहतर संबंध रहे, उन लोगों ने भी लेबर पार्टी का बहिष्कार किया था। और इस बार इसलिए इन लोगों ने, लेबर पार्टी ने, स्टारमर की बात करें, इन्होंने खुद ही कहा भारत के साथ बेहतर संबंध बनाएंगे। पिछली गलतियां माफ कर दीजिए। ये मंदिरों में जाते थे, ये दिवाली होली मना रहे थे। चुनाव प्रचार के दौरान जितनी बार ऋषि सुनक मंदिर गए, चूंकि ये हिंदू हैं तो ये मंदिर जाते हैं, लेकिन स्टारमर भी उतनी ही बार मंदिर गए, उतनी ही दिवाली होली मनाई। उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि सुनक को यह सोचने का मौका न मिले कि हिंदुओं का वोट वहां पर मिल जाए। लेकिन जो मानसिकता रही, ये समझिए हिंदुस्तान और ब्रिटेन की बात है। ये दोनों जगह राजनीति हुई। 14 साल से वहां पर कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। 14 साल के अंदर 5-5 पीएम बदलना पड़ा और यहां 10 साल से ज्यादा हो गया पीएम मोदी पर भरोसा किए हुए यहां की जनता। 14 साल के अंदर इन लोगों ने जो नीतियां अपनाई, उसमें ये जो बात कही जा रही है, अर्थव्यवस्था, ब्रेक्जिट, ये सब कोई राजनीतिक का एजेंडा नहीं था। वहां सबसे बड़ी बात जो थी और सबसे बड़ा मुद्दा था घुसपैठियों का। धीरे धीरे वहां मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है और इन्हीं मुसलमानों ने पिछले 2 साल में कई बार ऐसा हुआ है कि हिंदुस्तान के खिलाफ नारेबाजी की, हिंदुओं के खिलाफ की, वहां तक कि सड़कों पर पीएम मोदी के खिलाफ भी नारेबाजी की थी इन मुसलमानों ने। और उस पर ब्रिटिश सरकार ने वैसा एक्शन नहीं लिया जिसकी उम्मीद, जिसकी संभावना थी। और यही नहीं, इसके बाद जो मुस्लिम वहां घुसपैठिए बढ़ते जा रहे हैं, उससे ब्रिटेन के लोग परेशान हैं। और ऋषि सुनक की सरकार हो या इससे पहले की कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार हो, इन लोगों ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। आज 20% से ज्यादा कई जगहों पर मुसलमानों की आबादी हो रही है, सांस्कृतिक विच्छेद हो रहा है वहां। तो इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा तो जो था, ये लेबर पार्टी का यही था, घुसपैठियों पर रोक लगाएंगे। लोग त्रस्त हो चुके हैं और इन्हीं कारणों से हिंदुस्तानियों ने, हिंदुस्तानी समर्थकों ने और फिर वहां पर जिहाद विरोधियों ने, ये जो बार बार वहां कट्टरपंथी बढ़ते जा रहे हैं। भारतीय एम्बेसी में ये खालिस्तानियों ने झंडे लगा दिए। आपने क्या कार्रवाई की? हिंदुस्तान की सरकार वहां कार्रवाई कर रही है, आपसे कुछ नहीं हो रहा है। तो इन सारे मुद्दों पर वहां वोटिंग हुई है, जिसमें लेबर पार्टी ने इनको पराजित किया। हिंदुस्तानी मूल के होने के कारण ऋषि सुनक को समर्थन मिले जरूरी नहीं है, हिंदुस्तान के लिए अच्छा होने के कारण समर्थन मिलेगा। ऋषि सुनक
ये दबाव में रह गए कि हिंदुस्तान के खिलाफ जो यहां काम करने वाले लोग हैं उन लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई करें तो हम फंस जाएंगे कि हिंदुस्तान से इनका नाता है। तो इसलिए इन दबावों के कारण ही लेबर पार्टी की बड़ी जीत होती दिखाई पड़ी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद के लिए। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।